मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज बीए पार्ट द्वितीय का पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है आतंकवाद, टेररिज्म, इसके बारे में जो कल आपसे चर्चा की थी कि हिंसात्मक शक्ति के द्वारा जो एक भय का वातावरण बनाया जाता है और भय के वातावरण बनाने के पश्चात निरंतर जो दबाव बनाया जाता है और अपनी बात मनवाने की जो प्रवृत्ति है वो आतंकवाद होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें तोड़ फोड़, हत्या, बम, जनता के मन में भय फैलाना, ये सभी काम इसमें किए जाते हैं ताकि जनता उनका विरोध न कर सके तथा इन कार्रवाइयों के विरुद्ध आवाज़ न उठा सके। ऐसी मंशा रखकर ये इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। हिंसा की गतिविधियां बार बार लगातार की जाती है ताकि दबाव का वातावरण बराबर बना रहे। तो इस आतंकवाद को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आतंकवाद से जो भारतीय क्षेत्र प्रभावित है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पिछले कुछ समय से आतंकवादी जो संगठन है, उन आतंकवादी संगठनों ने भारत की शांति व्यवस्था को आघात पहुंचाया है। अक्टूबर 1993 को श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में आतंकवादियों का कब्जा, 1999 में IC-814 विमान का अपहरण, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला, 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर विस्फोट, 3 नवंबर 2001 को दक्षिण दिल्ली के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अंसल प्लाजा में हमला, मई 2002 को जम्मू के कालूचक में आतंकवादी हमला, 24 दिसंबर 2002 को गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर हमला, 25 अगस्त 2003 को मुंबई के ताज होटल के सामने और मुंबा देवी मंदिर के पास झावेरी बाजार में हुए 2 शक्तिशाली विस्फोट इन आतंकी कार्रवाई के उदाहरण कहे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई, इसके बाद भी लगातार आतंकवादी घटनाएं हमारे यहाँ होती रही। जैसे मैं आपको बताऊं कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई में बम धमाकों में लगभग 127 लोग असामयिक मौत के शिकार हुए। 19 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट हुआ जिसमें 68 लोग मारे गए। 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद में बम विस्फोट में लगभग 70 लोग मारे गए। 13 मई 2008 को जयपुर राजस्थान में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए जिसमें लगभग 70 निर्दोष लोग मारे गए, अनेक घायल भी हुए। इसके बाद बेंगलोर व अहमदाबाद जुलाई 2008 में फिर बम विस्फोट हुआ जिसमें 50 से अधिक स्त्री पुरुष मारे गए। सितंबर 2008 में नई दिल्ली, त्रिपुरा, तमिलनाडु में बम विस्फोट हुए जिसमें अनेक असहाय व्यक्ति मारे गए। 13 फरवरी 2010 को पुणे में विस्फोट हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह आतंकवाद भारत जैसे देश के लिए एक विकट समस्या बना हुआ है या बन चुका है, जो फैलता ही जा रहा है।
भारत में आतंकवाद से विशेष रूप से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका भी अध्ययन करना या आपसे चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अपन चर्चा करें या मैं आपको इस रूप में बताऊं कि जम्मू एंड कश्मीर, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। भारत को स्वतंत्रता जिन परिस्थितियों में प्राप्त हुई आप सभी को पता होगा, और वहीं से देश के राजनीतिक सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ये सकारात्मक नहीं रही। विभाजन के बाद छत विछत देश के सामने पुनर्निर्माण की समस्या तो थी, आपको पता है। साथ ही विभाजन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त नहीं हुई। भारत तथा पाकिस्तान दोनों के लिए कश्मीर झगड़े का कारण प्रारंभ से ही हमारे यहाँ बना रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समस्या को हमने शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास नहीं किया। समय समय पर इस समस्या को शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास भी किए गए या किए जाते रहे, तथापि हिंसक कार्रवाई सदैव होती रही, जिसने वहाँ के लोगों का जीवन सामान्य नहीं रहने दिया। स्वतंत्रता के पश्चात जब देसी रियासतों के विलीनीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि विलय होने का काम चल रहा था, तब जम्मू तथा कश्मीर को भी निर्णय लेना था। पर जब तक वहाँ के शासक निर्णय लेते, तब तक पाकिस्तान के कुछ कबालियों ने आक्रमण करके जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। ऐसे में वहाँ के शासकों के पास भारत से मदद लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा, आपको मालूम होगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कश्मीर का भारत में विलय हो गया, ठीक है ना। फिर भी भारत कश्मीर आक्रमणकारियों की गतिविधियों का शिकार सदैव होता रहा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या के समाधान के कई प्रयास भी किए। वे इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद में भी ले गए, पर कोई परिणाम नहीं निकला। बल्कि 1965 में आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप से इस युद्ध को रोका जा सका और इस क्षेत्र में सीमा पार अतिक्रमण तथा हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे लगातार तनाव का वातावरण बना रहता है। प्यारे बच्चों, जम्मू व कश्मीर में आपको पता होगा कि कई समूह सक्रिय हैं जो जम्मू तथा कश्मीर का या तो पाकिस्तान में विलय चाहते हैं या उसे यूं कहा जाए कि अलग स्वतंत्र कराना चाहते हैं। तो जो समूह हैं, उन समूह का अध्ययन करना या उन पर चर्चा करना भी यहाँ आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उन समूह में मुख्य रूप से है जम्मू तथा कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, एक मकबूल भट्ट, जो आतंकवादी का नाम दिया जा सकता है, आप कह सकते हैं कि मकबूल भट्ट द्वारा प्रारंभ किया गया यह संगठन स्वतंत्र कश्मीर की मांग करता रहा। प्रमुख आतंकवादी गतिविधियों में लंदन में भारतीय राजनीतिक रविंद्र महात्रे का अपहरण तथा कत्ल, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद की पुत्री डॉक्टर रूबिया शहीद का अपहरण इसमें शामिल है। इस संगठन के द्वारा ये कार्रवाई की गई। दूसरा एक संगठन है हिजबुल उल मुजाहिदीन। ये भी पूर्व स्वतंत्र विधायक मीर मुस्तफा का
अपहरण तथा हत्या का जिम्मेदार ये संगठन जमायत इस्लामी का हिस्सा है और इसका प्रमुख नेता है सैयद सलाउद्दीन एहसान धार। एक और संगठन का नाम है मुस्लिम जाबाज फोर्स। फिरदौह अहमद बाबा के नेतृत्व में युवाओं के इस संगठन द्वारा 31 मार्च 1991 में स्वीडन के 2 इंजीनियरों को 97 दिनों तक बंधक बनाए रखा गया। एक और संगठन है इखवान उल मुस्लिमीन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के डोरी स्वामी को बंधक बनाने वाले दल को हिलल अहमद वेग का नेतृत्व प्राप्त है। कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति मुसीर उल हक HMT के जनरल मैनेजर HL खेरा का अपहरण तथा हत्या इसी दल के द्वारा की गई। एक और है हिजबुल्लाह अल फरान, अल्लाह टाइगर्स, उल अमर मुहिजुद्दीन, कश्मीर लिबरेशन आर्मी। ये कुछ ऐसे संगठन हैं जो वहाँ आतंकवाद फैलाते रहते हैं। इसके अलावा एक है अल कायदा। पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित ये आतंकवादी संगठन है प्यारे बच्चों, जो भारत में विशेषकर जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। यद्यपि अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है, आपको पता होगा कि अमेरिका ने उसको मार दिया, तथापि यह संगठन अभी भी आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय है। माना यह जाता है कि ये जो उपयुक्त स्थिति से निपटने के लिए चुनाव द्वारा लोकप्रिय सरकार का गठन ही एक उपाय हो सकता था। आतंकवादी गतिविधियों के काले साये ने चुनाव का निर्णय एक दुशासिक कदम हो सकता था, पर मई 96 में जम्मू तथा कश्मीर में चुनाव कराए गए। 40% मतदान हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा धीरे धीरे आतंकवाद की चोट से आहत कश्मीर की जनता को राहत मिली, ऐसी उम्मीद थी। पर डोडा जिले में पंक्तिबद्ध तरीके के निर्दोष लोगों को एक साथ मार दिए जाने की घटना ने फिर शांति की उम्मीद का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों की हिंसक गतिविधियां तो चलती ही रही हैं, अभी भी चल रही हैं। पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसी ISI भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, आप सभी को पता है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में बम में सवार 40 अर्धसैनिक बल के जवानों पर हुई आतंकवादी आक्रमण ने देश को हिला दिया। पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। शांति के प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह लग गया। तो कहने का तात्पर्य यह है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे भारत में जम्मू और कश्मीर में ऐसे कई संगठन हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं और वो वहाँ शांति नहीं चाहते। उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी रूप में आतंकवाद को बढ़ावा देना। इसके साथ अब आपसे चर्चा करूंगा पाकिस्तान के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब में आतंकवाद, टेररिज्म इन पंजाब। आप सभी को पता होगा कि पंजाब की समस्या के बीच भी स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय पहले ही देखे जा सकते हैं। 22 मार्च 1946 को अकाली दल ने सिख राज की मांग की थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर पंजाबी तथा हिंदी भाषी अलग राज्यों की मांग उठाई गई। इस मांग ने 1960 से 64 के समय आंदोलन का रूप भी धारण किया था। अंततः श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में नवंबर 1966 में पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की स्थापना कर दी गई। चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गई, पर चंडीगढ़ तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर असंतुष्टि बनी रही। 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में अकाली दल तथा जनसंघ ने मिलकर सरकार बनाई और ऐसा लगने लगा कि अब कोई विशेष समस्या नहीं रह गई। तथापि यह शांति ऊपरी थी, अंदर ही अंदर मतभेद बना ही रहा, जो कि 1980 तथा बाद के वर्षों में स्पष्ट उभर कर सामने आई। अलग खालिस्तान बनाने की मांग उठ रही थी, जिसके लिए हिंसक तथा आतंककारी गतिविधियों का सहारा लिया गया।
दल खालसा, वीर खालसा, बब्बर खालसा, अखिल भारतीय सिख छात्र संघ व कीर्तनी जत्था जैसे संगठन काफ़ी संख्या में उभरे। जर्नैल सिंह भिंडरवाला का तो आपने नाम सुना ही होगा। जर्नैल सिंह भिंडरवाला इन गतिविधियों को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। काम रोको, रेल रोको, रास्ता रोको जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मांग के प्रति दबाव बनाया जा रहा था। अमृतसर का जो पवित्र धार्मिक स्थल है स्वर्ण मंदिर, उसमें आतंकवादियों की शरण स्थली बन गई तथा आतंकवादी गतिविधियों का वो संचालन केंद्र बन गया था। भय तथा हिंसा का वातावरण बनाए रखते हुए निर्दोष नागरिकों की हत्या का अंतहीन सिलसिला प्रारंभ हो गया था। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा सैनिक कार्रवाई की गई, जिसमें अनेक सिख उग्रवादी नेता मारे गए थे। इस कार्य ने सिखों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाया और परिणाम क्या निकला कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही अंगरक्षक द्वारा कर दी गई। दिल्ली में जो झगड़े हुए, सिखों और हिंदुओं में दंगे भड़क गए, उनकी लपटें कानपुर, इंदौर तथा देश के अन्य स्थानों पर भी पहुंच गई थी, आपको पता होगा। 1985 के पश्चात इस समस्या को सुलझाने के कई प्रयास किए गए। फरवरी 1992 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसका अकाली दल द्वारा बहिष्कार किया गया। मतदान कितना रहा? 21.6%। कांग्रेस ने श्री बेअंत सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। पुलिस प्रमुख श्री PS गिल ने सफलतापूर्वक आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाई और 6 सितंबर 1995 को श्री बेअंत सिंह भी बम विस्फोट में मारे गए। पंजाब की आतंकवादी गतिविधियां राज्य में तो संचालित होती रही, देश के बाहर से भी इन्हें समर्थन प्राप्त होता रहा। पाकिस्तान, उत्तर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा इटली में सिख आतंकवादियों की उपस्थिति अनुभव की गई। श्री बेअंत सिंह, श्री हरभजन सिंह बरार, श्रीमती राजेंद्र कौर बट्टल तथा प्रकाश सिंह बादल के मुख्यमंत्री काल में पंजाब में धीरे धीरे सामान्य होने का प्रयास किया। ऐसा लगता है कि आतंकवाद और पृथकवाद को जनता ने अस्वीकार कर दिया और वर्तमान में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस शांति की स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। नक्सली आतंकवाद, इसके बारे में चर्चा जो कल आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी, उसमें हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।